अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए बनी सहमति। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई मैराथन बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री अमृतकाल विजन 2047 का भी करेंगे अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करेंगी प्रदान। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश के लिए चुनावी घोषणा पत्र करेगा जारी। वहीं राजस्थान में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने 11 मई को फैसला रखा था सुरक्षित। बेल्जियम के ब्रसल्स में गोलीबारी में स्वीडन के 2 नागरिकों की मौत। बेल्जियम प्रधानमंत्री ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदना। बेल्जियम और स्वीडन के बीच यूएफए फुटबॉल का क्वालिफाइंग मैच हुआ रद्द। खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स की टीम होंगी आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर खोला जीत का खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सहमति बनी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 8 घंटे तक चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बैठक के बाद कहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में रह रहे नागरिकों तक सहायता पहुंचाने के लिए एक योजना विकसित करने पर सहमति जताई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मानवीय सहायता का गजा में जल्द पहुंचना जरूरी है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने आशंका जताई कि हमास इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। The United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. It is critical that aid begin flowing into Gaza as soon as possible. We share Israel's concern that Hamas may seize or destroy aid entering Gaza or otherwise preventing it from reaching the people who need it. If Hamas in any way blocks humanitarian assistance from reaching civilians, including by seizing the aid itself, we'll be the first to condemn it, and we will work to prevent it from happening again. We welcome the government of Israel's commitment to work on this plan. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार यानी कल इजराइल का दौरा करेंगे। इस दौरान वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से लंबी चली बातचीत के बाद बाइडेन के इजराइल दौरे की घोषणा की। ब्लिंकन ने कहा कि दौरे पर राष्ट्रपति बाइडेन गजा में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी के दौरान इजराइल के साथ एकजुटता की बात दोहराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से मिलकर ये साफ करेंगे कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। Today, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists
and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में इजराइल हमास युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में उभरते संकट पर चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्यों के साथ बैठक में इजराइल पर हमास के हमले और गजा में बिगड़ते मानवीय संकट पर भी चर्चा की है। यूरोपीय संघ ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मिस्र तक एयर ब्रिज ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों से पहुंचाई जा रही सहायता को गजा तक पहुंचाना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अल्बानिया के तिराना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी मानवीय सहायता को तिगुना बढ़ाने का फैसला किया। गजा में नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए ईयू अब 7.5 करोड़ यूरो से ज्यादा की सहायता मुहैया करवाएगा। इसी प्रेस वार्ता के दौरान जर्मनी की चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाते हुए सुरक्षा स्थिति के मुद्दे पर चर्चा की और साथ ही संघर्ष को आगे बढ़ने से रोकने पर भी चर्चा की। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का आज 11वां दिन है। इजराइल में चप्पे चप्पे पर इजरायली सैनिक और वाहन तैनात हैं। इजराइल के आतंकवादी समूह हमास को उसके द्वारा किए गए हमले के प्रतिशोध में नष्ट करने का ऐलान किया। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें काफी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं संघर्ष में सैकड़ों लोग भी जख्मी हुए। और अब इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, क्या इजराइल और हमास के बीच आई संघर्ष में सीज फायर होने की कोई संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, सीज फायर की तो संभावना अभी बिल्कुल नहीं दिख रही। कल रिपोर्ट्स आई थी कि सीज फायर हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री इजराइल के ट्विटर मिनट्स में ट्विटर पे गए और उसको कहा कि देयर इज नो सीज फायर। हमास से भी ऐसे बात निकली कि सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी तो दोनों साइड्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ले रही हैं। ये अपने मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं। कल राफा क्रॉसिंग पर भी इन्होंने मिसाइल अटैक्स किए। इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ, हवाई बॉम्बिंग कर रहे हैं, आर्टी फायर कर रहे हैं। तो ये तो फुल स्टीम मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। इन्होंने अपने गाजा पट्टी के साथ के लगते इलाके में बड़ी संख्या में टैंक, आर्टिलरी गन्स, हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट, इन्फेंट्री मूव कर दी है। तो यहाँ तक तो यहाँ इंडिकेशंस ये हैं कि ये ग्राउंड असॉल्ट भी कर सकते हैं। कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो सवाल हैं अभी, पर उसकी तैयारी पूरी है। वहीं हमास लगातार रॉकेट्स मार रहा है। कल भी उन्होंने काफी रॉकेट्स मारे, रात को रॉकेट्स मारे। मैं जहां टेल अवीव में हूं, कल मैं गाजा पट्टी में था। वहां अभी मैं फिर गाजा जाऊंगा, तो गाजा पट्टी के बॉर्डर पे जाऊंगा इजरायली साइड पर। वहां ये सब इन सब चीजों के चलते वो लगातार रॉकेट फायर्स कर रहे हैं। वहां हमको अक्सर जैसी सायरन बजता है भाग के बंकर्स में छुपना पड़ता है, रॉकेट अटैक्स होते हैं। तो ये सब के लगते मतलब सीज फायर या युद्ध रुकने की तो कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं लग रही है। अमृत, दोनों के बीच जारी संघर्ष के बीच कूटनीतिक प्रयास जारी है। मध्यस्थता के कोई आसार आपको किस तरह से नजर आ रहे हैं वहां? आप ठीक कह रहे हैं कि कूटनीतिक प्रयास बिल्कुल जारी हैं, पर सवाल ये है कि कूटनीतिक प्रयास का फल क्या आ रहा है। एंटनी ब्लिंकन यहाँ थे 5 दिनों में, दूसरी बार यहाँ थे। पहले थर्सडे को आए थे, फिर वो बाकी देश घूम के आए। सऊदी में बात की उन्होंने क्राउन प्रिंस से, बहरीन गए, कतर गए, जॉर्डन गए। वहाँ जो बाइडन ने बात की, महमूद अब्बास से, नेतन्याहू से कई बार बात कर ली। तो कूटनीतिक प्रयास तो चल ही रहे हैं, पर बात यह है कि
मध्यस्थता तो तब हो जब दोनों साइड्स सुनने के मूड में हो। अभी फिलहाल जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड्स बैक डाउन नहीं कर रही हैं, दोनों ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हुई हैं। इजराइल की स्ट्रैटेजी ये है कि बाद में देखा जाएगा कि रोकना है नहीं रोकना, कैसे रोकना है, पर अभी तो हमास को ये कहते हैं हम खत्म कर देंगे, पर अगर खत्म ना भी कर पाए, ये इनका लक्ष्य ये होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि उनको इतना वीकन कर दें कि उनकी हिमायत ना हो सके, कि दोबारा वो ऐसी हिमायत ना कर सकें कि ऐसा अटैक करें। तो इसके जब तक ये ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करता इजराइल, वो बिल्कुल किसी कीमत पर इस अपनी पोजीशन से बैक डाउन या अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कम करने की बात नहीं कर सकता। कल रफा क्रॉसिंग पे की बात हुई कि खुलने को है, पर फिर वही हुआ, थोड़ी देर खुला, फिर उसके तुरंत बाद इन्होंने इजरायलीज ने एयर स्ट्राइक्स कर दी, वहां पर मिसाइल स्ट्राइक्स कर दी अपने लड़ाकू विमानों से, तो फिर रुक गया। तो ये सब समस्याएं हैं। डिप्लोमेसी ऑन है, कह रहे हैं कि जो बाइडेन भी यहां आ सकते हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि ना व्हाइट हाउस ने की है ना यहां के फॉरेन ऑफिस ने की है, पर ये रिपोर्ट्स हैं कि जो बाइडेन इस हफ्ते यहां आ सकते हैं, जर्मन चांसलर आ सकते हैं। तो हेक्टिक डिप्लोमेसी तो ऑन है, पर सवाल ये है कि डिप्लोमेसी अभी का जो कुछ रिजल्ट्स हैं या कॉन्क्रीट रिजल्ट्स हैं, वो आते दिख नहीं रहे, कम से कम युद्ध रोकने के। हो सकता है कि कोई विंडो सीज फायर की दे दें कि थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड जा सके, या जो फॉरेन नेशनल्स अगर हमास मान जाए उनको छोड़ने को, वो वहां से निकल जाएं, या हॉस्टेजेस मान जाएं, ये या हमास मान जाए छोड़ने को, तो वो पर अभी संभावनाएं हैं कुछ। अभी तक ऐसे प्रयास हो रहे हैं, पर उसका कुछ ठोस फल निकलता अभी तक नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और आप भी अपना ख्याल रखिए वहाँ पर, आप लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अब यहाँ खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन आज से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए दीर्घकालिक खाका अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। ये खाका बंदरगाह सुविधाओं में वृद्धि, सतत प्रणालियों का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार करता है। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी GMIS 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के MMRDA मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं द्वारा बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने का उद्देश्य है। साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में
4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इस टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। यह टर्मिनल भावी पीढ़ी के जहाजों का रखरखाव करेगा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEEC के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और बिम्स्टेक क्षेत्रों के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री भाग लेंगे। साथ ही दुनिया भर से वैश्विक CEO, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में कई भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा। इस सम्मेलन में भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन, जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण, वित्त, बीमा और मध्यस्थता, समुद्री क्लस्टर, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री पर्यटन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यह सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पहला मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2016 में मुंबई में आयोजित किया गया था एवं दूसरा सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 2021 में आयोजित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का 69वां संस्करण है। दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देंगी। इस बार 31 फीचर, 24 नॉन फीचर श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे, जहां 28 भाषाओं की 280 फिल्में इस मुकाबले में शामिल हुई। समारोह में मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। पुष्पा के लिए देवी श्री प्रसाद ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और फिल्म मिमी के लिए कृति सनन को। मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता चुना गया है। रॉकेटरी नाम्बी इफेक्ट्स को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है और इसके लिए बतौर डायरेक्टर आर माधवन को भी पहली बार इस सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार हासिल किया द कश्मीर फाइल्स ने। इसी फिल्म के लिए पल्लवी जोशी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार गोदावरी द होली वाटर के लिए निखिल महाजन को दिया जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में RRR ने भी कई पुरस्कार जीते। RR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सर्वश्रेष्ठ गायक, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफी का भी पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार हासिल किया है भाविन रबारी ने फिल्म छेलो शो के लिए। छेलो शो को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार भी हासिल हुआ है। 2021 was a year which was affected by COVID in a way, but we got a tremendous response from the film industry. We got about 280 feature films in 20 languages and several non-feature films also. So the competition was pretty stiff, and the jury has done an excellent job in picking up the best of the lot. राजीव विजयकर द्वारा लिखी किताब म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द इनक्रेडिबली मेलोडियस जर्नी को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने फिर ये साबित किया कि बात विषय की हो या तकनीक की, प्रसिद्धि की या दक्षता की, भारतीय फिल्में साल दर साल नए आयामों को छू रही हैं। साइमा खान के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई के एक गाने से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अपनी जिंदा दिली से अपने प्रशंसकों का दिल जीत रही हैं। देखिए, हमारे साथ हैं वहीदा रहमान जी, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीदा जी, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहा है, गुरस्ता है, किस तरह का लगा? पहले तो मैं स्टन हो गई कि अनएक्सपेक्टेड, मेरी उम्मीद नहीं, कोई काम में बिजी थी तो दिल्ली से फ़ोन आया और ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, तो पहले तो मैं चुप हो गई कि अचानक ये क्या हो गया। खैर एनीवे, उसके बाद बेहद खुशी हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू एवरीबॉडी। इतना लंबे दौर में आप यहाँ पे काम करी, इस वक्त भी आज एक बार फिर जीने की तमन्ना है, उतनी ही सक्रियता के साथ आज भी आप जुड़ी नज़र आती हैं अपने फैंस के साथ। उसका क्या सीक्रेट है और क्या कुछ आप करने की है, क्योंकि और ज़्यादा अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर सकें? OTT का ज़माना है, सब आपके आजकल नज़र आ रहे हैं अलग अलग रूप में। आपका भी कुछ ऐसी तैयारी? ये जो लिरिक्स हैं, आज भी जीने की तमन्ना है, आज पर मरने का इरादा है, मेरे ख्याल से हर एक के दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए। सबको जीने की तमन्ना होना चाहिए। मरने का मतलब ये नहीं कि सचमुच मर जाए, मतलब जो करना चाहते हैं उसके लिए मर मिट के जो भी कामयाबी हासिल करनी है करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब नया क्या? आजकल सब हम देख रहे हैं कि आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे आशा पारेख, आपकी जो गर्ल गैंग है आपका, वो आज नज़र आ रहे हैं अलग अलग अवतार में, आज की जेन नेक्स्ट को कंपटीशन दे रहे हैं। आपका भी कुछ ऐसा इरादा है? मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी एंड कंटेंट व्हिच आई एम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और नवरात्रि शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी राज्यों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों की घोषणा की और अब नजर राजस्थान की सूची पर है। इसके लिए आज दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आज या कल राजस्थान में प्रत्याशियों की सूची पर मोहर लग सकती है और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी इससे पहले राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट निकाल चुकी है। बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आज भी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया। विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही दूर दराज के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने का अनुमान है। उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और केरल में मूसलाधार बारिश और उसके बाद इसमें कमी की उम्मीद जताई। वहीं दिल्ली में कल रात हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट ली। गाजियाबाद के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। बात क्रिकेट की। ICC क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 210 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 36वें ओवर में हासिल कर लिया। और अब बात शारदीय नवरात्र की, जिसका आज तीसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली स्थित झंडेवालाल मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और नवरात्र के दौरान दिल्ली के लाल किला पर लव कुश रामलीला में आयोजन किया जा रहा है। इसका मंचन हो रहा है और कल वहां ताड़का वध दिखाया गया। वहीं गुजरात में नवरात्र उत्सव के अवसर पर सूरत में महिलाओं ने सर पर मटका रखकर पारंपरिक गरबा का नृत्य किया।
और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।